हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, वो वाले पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट आप देख लीजिए, 6 फरवरी 2023 का ये वाला पेपर है, एकदम लेटेस्ट है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने के में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सभी क्षेत्र बताए गए हैं ये शारीरिक, सामाजिक, गत्यात्मक या फिर संज्ञानात्मक। तो देखिए ये सभी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मीन्स इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो आपने पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। मीन्स विकास जो होता है सिफेलोकोडल सिद्धांत पर आधारित होता है, मीन्स मस्तकाधोमुखी सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण तो आपने पढ़ा होगा, परिवार प्राथमिक कारक होता है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक पूछा। तो अब देख लेते हैं राइट अभी ऑप्शन में हमारे द्वितीयक कारण में क्या दिया रखा है। कभी कभी समुदाय, पास पड़ोस दे रखा होता है या विद्यालय दिए रखा होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसके ऑप्शंस दिए रखे हैं, जनसंचार माध्यम या परिवार। तो ये बात तो गलत है, परिवार विद्यालय या परिवार, या फिर परिवार या विद्यालय। तो देखिए पहले आपको प्राथमिक कारक बताना था ना, तो प्राथमिक कारक जो होता है वो परिवार होता है, द्वितीयक विद्यालय होता है। मीन्स राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती तो डैश उत्पन्न होता है। तो देखिए जब कोई स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। मीन्स राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ पढ़ लेनी है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन अवस्थाओं को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, मीन्स 0 से 2 वर्ष। दूसरी होती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। देखिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखी हुई, इसको लिख लीजिए। तीसरी होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होता है 11 से 15 वर्ष तक, 15-16 वर्ष तक होता है डी ऑप्शन, यानी डी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत की 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व आरंभ करते हैं। तो ये आपने लक्षण पढ़ा होगा, वस्तु स्थायित्व जो होता है 0 से 2 वर्ष में होता है। मीन्स यहाँ पे वस्तु स्थायित्व जो होता है 0 से 2 वर्ष में होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष मीन्स संवेदी गामक अवस्था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे कह रहा है रमन के प्रमुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। हेंज वाला आपने नियम पढ़ा होगा, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है, ऐसा करने में समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा आज्ञाकारिता या दंड अभिविन्यास। दूसरा कह रहा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। तीसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या फिर चौथा कानून व्यवस्था या अभिविन्यास। तो इसका देखिए कानून व्यवस्था इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना अगला, मीन्स क्वेश्चन नंबर ये तो 7 हो ही गया है, 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इन्होंने क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, ए ऑप्शन है। फिर दूसरा कह रहा है बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरीके से सीखते हैं, ये तो गलत है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल ही, क्योंकि बच्चे सहयोग के द्वारा ही अच्छे से सीखते हैं। तीसरा कह रहा है
संकेत और मदद अधिगम गति में अवरोध पैदा करते हैं। चौथा, सांस्कृतिक अधिगम उपकरण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो यही राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम को समुन्नत करती है। अधिगम को समुन्नत करने की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, निष्क्रिय अनुकरण, ये तो अधिगम को समुन्नत करेगा नहीं। सहगामी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन अनुक्रिया अनुकूलन, उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो यहाँ पर देखिए सहगामी अधिगम जो है, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है, वो अधिगम को समुन्नत करती है, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप सीटेट में हमेशा याद रखिएगा, आपको पॉजिटिव जो ऑप्शंस हैं बन रहे हैं उन्हीं को हमेशा सही करना होता है। अभी देखिए अगला कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये तो होगा नहीं इसका राइट ऑप्शन। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, ये भी नहीं होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा हमें पॉजिटिव ऑप्शन को ही चूज करना है, यानी वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना बाल केंद्रित शिक्षा की अनुशंसा है, क्योंकि हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। आपने खूब पढ़ा होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, ए ऑप्शन में कह रहा है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बुद्धि के एक समान स्तर नहीं होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। फिर कह रहा बी में एक सामान्य योग्यता है जिसका जैविकी आधार नहीं है, ये भी सही बात नहीं है। दूसरा, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है, कई प्रकार की होती बुद्धि, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि बताई है अपने नियम में, सिद्धांत में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कौन कौन सी? तार्किक या गणितीय, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, गतिक सांगीतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धि। इतने प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में बुद्धि बताई है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना अभिकथन वाला है। कह रहा है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। अगला इसका तर्क क्या है? भाषा विकास में विद्यालय परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। देखिए यहाँ पर ये बात निगेटिव हो गई, क्योंकि भाषा परिवेश में विद्यालय की भूमिका होती है। और यहाँ पे कह रहा है, आगे कह रहा है, भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर है। तो देखिए आर तो इसका गलत हो ही गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आर यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहले में ए आर दोनों सही हैं, दूसरे में भी ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है, या फिर आर गलत है। तो यही आपको ए सही है बट आर गलत है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरीके से कथन को बढ़ावा देता है। देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर कह रहा है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमसे निगेटिव में पूछा, तो हमें इसका आंसर भी निगेटिव में ही देना होगा। उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, या फिर उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीके से काम करने के अवसर में शामिल होने के अवसर देकर, ये तीनों आपके पॉजिटिव हैं। बट उन्हें बहुविध तरीके से नामीकरण, लेबलिंग या पृथक्कीकरण करके, यही राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कह रहा है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। आकलन का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे कह रहा है, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। ये बात तो नहीं है आकलन का मुख्य कारण। अगला है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। देखिए पॉजिटिव आपको ऑप्शन यही मिला है अभी तक, आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लगाना, ये भी कोई बहुत खास बात नहीं है। आगे विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना, ये डी ऑप्शन जो है ये भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है,
कि 15 नंबर आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप इनमें से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे, यानी कौन सा कौशल आपको बढ़ाना होगा। तो अभिसारी चिंतन है, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण और निष्क्रिय अनुकरण। देखिए पैसिव इमिटेशन या फिर रोट मेमोराइजेशन और अभिसारी चिंतन, ये सभी कुछ आपका जो है ऑप्शन सही नहीं है। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सबसे सटीक ऑप्शन इसका बी होगा, जाके सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं अब हम। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए कह रहा है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, उनके माता पिता की शिक्षा का महत्व नहीं समझते, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ये बात तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे कह रहा है विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान दृष्टिकोण को समर्थन देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक या फिर मानवीय अधिकार। यहाँ पर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स सोशल जो हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। तो देखिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, ये तो ठीक नहीं बात है। यहाँ पे अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग, या फिर यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। यही राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डी सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है मेधावी प्रतिभाशील बच्चों में किस तरह की संभावना होती है। उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ये तो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन कह रहा है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रक्रिया करते हैं। ये भी गलत है। यदि कार्य चुनौती भरा है तो काम को तुरंत छोड़ देते हैं। ये भी बात गलत है। समस्या समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। राइट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। इसमें ए ऑप्शन कह रहा है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी एक सुगम्य पहुंच। बी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। सी ऑप्शन कह रहा है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधी समूहों में व्यक्त करना। या फिर डी ऑप्शन कह रहा है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसका डी ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसका तर्क क्या है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान का सृजन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है देख लेते हैं। अभी यहाँ पर दोनों ही ठीक लग रहे हैं, तो ये राइट ऑप्शन इसका जो है सी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें आर ए सही है बट आर गलत है और बी में दोनों गलत हैं। दोनों सही लग रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती। नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए निगेटिव में आपसे पूछा गया तो आपको इसका निगेटिव ही आंसर देना होगा। इसका ए ऑप्शन है व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, या फिर अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो देखिए व्यवहार अनुकूलन जो है विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता, यानी बी इसका ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है शिक्षार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। निष्क्रिय अनुकरण ये तो बात सही नहीं है। पुरस्कार और दंड ये भी ठीक नहीं है। कंठस्थीकरण भी ठीक नहीं, जबकि जिज्ञासा और अन्वेषण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर उनके अंदर जिज्ञासा है और अन्वेषण करते हैं तो वो बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे, यानी इसका 23 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। तो यहाँ बाधक की बात करी जा रही, तो यहाँ पे देखिए
एनालॉजिकल थिंकिंग यानी अनुरूपक चिंतन। अगला बी ऑप्शन कह रहा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो देखिए यहाँ पर हमसे निगेटिव में पूछा है तो इसका निगेटिव ही आंसर होगा, यानी फंक्शनल फिक्सडनेस जो है, प्रकार्यात्मक स्थिरता जो है, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार को संबोधित की जानी चाहिए। ए ऑप्शन है वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर समग्रता से चर्चा की जानी चाहिए। देखिए आपको पॉजिटिव ऑप्शन मिल गया, ये राइट ऑप्शन इसका सी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जा रहा है और उस पर समग्रता से चर्चा की जा रही है। आपने पढ़ा होगा इस टाइम बाल केंद्रित शिक्षा का समय चल रहा है, यानी हमें बच्चे की हर एक बात को ध्यान में रखना है। कोई भी बच्चे की किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। बच्चा जो भी कर रहा है उसे एक पॉजिटिव वे में लेना है। जो इस तरीके के ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में बने उन्हीं को आप हमेशा सही कीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा की बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, दूसरा है समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम और किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सी इसलिए होगा बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि बच्चे को आप पुरस्कार देने के लिए अगर अधिगम करवा रहे हैं तो ये बाह्य अभिप्रेरणा, अगर आप पुरस्कार नहीं देंगे बच्चा अधिगम नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, अगर आप बच्चे को एक लालच मिल रहा है कि हमें पुरस्कार मिलेगा इस चीज़ की, जबकि उसके अंदर अगर आंतरिक अभिप्रेरणा होगी तो बच्चा खुद से पढ़ेगा, खुद से उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर अगर बाह्य अभिप्रेरणा की बात करी जा रही है तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, यानी सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप से तरह मानती है। बार बार सफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। तो देखिए ए जिज्ञासा, सी गर्व, डी आशा और बी क्या कह रहा है असहायता का सीखा हुआ भाव। तो यहाँ पर बी ही, देखिए निगेटिव में क्वेश्चन था तो निगेटिव में ही इसका ऑप्शन राइट होगा, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। आपको देखिए किस युक्ति से बचना है, मीन्स आपको निगेटिव ऑप्शन इसमें चूज़ करना होगा। आप ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पे कह रहा है ए ऑप्शन आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता से जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन से समस्याओं से जोड़ेंगे, उनकी अवधारणा है तो उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए बी सी डी तीनों ऑप्शंस में आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही। देखिए पूर्व ज्ञान से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, उदाहरण प्रस्तुत करके बताना, ये सभी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जबकि आप बच्चे को निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे तो वो चीज़ हमेशा गलत होगी। उससे बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे और सीखना नहीं पसंद करेंगे, यानी इसका ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत कारक यानी पर्सनल की बात करी गई है, यहाँ पर पर्सनल फैक्टर, तो वो हो जाएगा आनुवंशिकता, यानी 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो देखिए अध्यापिका द्वारा पाठ प्रदान करना यानी स्कैफोल्डिंग, ये तो पॉजिटिव बात हो जाती है। निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए जा रहे अनुदेशन। तो देखिए आपको ये सभी ऑप्शन पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पे देखिए निराशा की भावना जो है वही निगेटिव है, और क्वेश्चन अगर निगेटिव पूछा गया तो आपका आंसर भी निगेटिव ही होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आज के सेशन में हमने अपने 30 क्वेश्चंस को खूब अच्छे से कर लिया है, और कल इसके आगे के हम 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके इसी सीरीज़ में। तो आप तब तक के लिए खूब अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा पूरा कंप्लीट, और इनको बिल्कुल भी कभी आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के
क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी सीरीज़ ये अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।